हेलो फ्रेंड्स, आइए हम लोग जो एएलपी टेक्नीशियन का सेट कर रहे हैं, तो जिसमें हम लोग 7 नंबर सेट तक देख चुके हैं। तो इस क्लास में हम लोग सेट नंबर 8 का डिस्कशन करेंगे। ठीक, सेट नंबर 8 का एक एक करके हम लोग डिस्कशन करेंगे। अगर आप चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। डेली एक सेट जो है डल रहा है। संडे को सेट आपको नहीं मिला था, सैटरडे संडे को। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक, बोला है न्यूमेरिकल से रिलेटेड है कि एक आपतित किरण एक समतल दर्पण के साथ 20 डिग्री का कोण बनाता हुआ आपतित होती है, तो आपतित और परावर्तित किरण के बीच का कोण क्या होगा। देखिए ये जैसे कि दर्पण के नियम से एक आपतित किरण है, आपतित किरण, और इसका कोण कितनी डिग्री पे आपतित हो रहा है, 20 डिग्री पे। तो अब ये आपतित किरण हो गया और ये परावर्तित किरण हो जाएगा। ठीक, तो आप पढ़े होंगे कि आपतन का कोण बराबर परावर्तन का कोण, यानी कि इधर ये 20 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 20 डिग्री हो जाएगा। ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण। ठीक, तो अब ये कोण दोनों के बीच का कोण ये पूछा हुआ है कि दोनों के बीच का कोण कितना होगा। अच्छा है, ये इस पर लंब डालेंगे तो अभिलंब पे बना कोण जो है, जितना कोण बनाता है इसके साथ उतना ही कोण ये भी बनता है। तो इस नियम से भी हो जाएगा कि ये अगर 20 है तो ये 90 डिग्री है, तो ये बताइए कितना डिग्री होगा। ये जैसे कि 20 हो गया टोटल 90 डिग्री, तो ये 70 डिग्री हो जाएगा। ये 70 और ये 70, यानी 70 140 डिग्री हो जाएगा। आपतन किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण कितना होगा, 140 डिग्री होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। बात क्लियर है यहाँ से। लंब जो अभिलंब होता है ना, उसके साथ आपतित किरण का बना कोण परावर्तित किरण के बने कोण के बराबर होता है। तो ये 20 डिग्री हो गया, तो ये 70 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये लंब अभिलंब होता है। तो 90 डिग्री में से 20 घटाए तो 70 ये, यानी कितना हो जाएगा, 140 डिग्री। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला जो मैथ का क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन नंबर 5 है। कह रहा है कि 5 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म के किसी प्लेटफॉर्म से, अब देखिए हाइट एंड डिस्टेंस का है, एक दिन और आया था ऐसा सेम क्वेश्चन। ये प्लेटफॉर्म है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 5 मीटर। तो इसके कह रहे हैं कि प्लेटफॉर्म से एक टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अब टावर, इधर टावर कोई है, इसका उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। इस प्लेटफॉर्म से देखने पर इसका उन्नयन कोण बनेगा जब इसको क्षैतिज के साथ मिलाएंगे, तो ये कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। ठीक, केवल फिगर बनाइए, आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। अब आगे कह रहे हैं कि 30 डिग्री है यदि प्लेटफॉर्म और टावर के बीच की दूरी 40√3 है। ये जो बीच की दूरी है इसका कितना है, 40√3 है। ठीक, 40√3 है। तो टावर की ऊंचाई, यानी ये टावर की ऊंचाई पूछ रहे हैं कितना होगा। अब देखिए ये अगर 5 मीटर है तो ये भी यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, 5 मीटर हो जाएगा। ये सेम रहेगा, 5 मीटर ये भी हो जाएगा। ठीक, और आपको बताए थे इसमें कुछ नहीं करना है, बस ये एक रूल याद रखना है, रेशियो। जैसे ये अगर 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा। 30 के सामने 1, 60 के सामने √3 और 90 के सामने 2 होता है। ये रेशियो याद रखना है और कुछ नहीं है इसमें। ये जब 40√3 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 40√3 हो जाएगा। ये 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। अब 60 डिग्री के सामने देखिए, 60 के सामने √3 होता है, तो √3 यूनिट का मान, यहाँ √3 यूनिट का मान 40√3 है, तो √3 से कट जाएगा, 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 40 मीटर। अर्थात 30 के सामने ये हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 40 मीटर हो जाएगा। तो 40 और 5 ये हो जाएगा, यानी कि टोटल ऊंचाई कितना हो जाएगा, 45 मीटर हो जाएगा टावर की ऊंचाई, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ इसमें है ही नहीं, कोई आपका इसमें जो हाइट एंड डिस्टेंस में कोई टैन ऑन लगाने की ज़रूरत नहीं है। पूरा इसका 7 गो वीडियो है पढ़ाए हुए, यूट्यूब पे ही जाकर पढ़ लीजिएगा, टोटल आपसे क्वेश्चन बन जाएगा इसमें। ठीक, ये कितना हो जाएगा, 45 मीटर। ऑप्शन से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना आपका, ये पूछा हुआ है ना कि इसका मान क्या होगा। देखिए सबसे पहले हम लोग छोटे ब्रैकेट को तोड़ते हैं, वो भी छोटा ब्रैकेट में पहले भाग करेंगे। तो ये 12 में 3 से भाग देंगे तो ये 4 हो जाएगा। फिर 8 में 4 से गुणा करिए तो 8 चौके 32 हो जाएगा। अब 32 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा। ठीक, 20 में से 32 गया, -12। अब क्या करना है कि 24 में -12 से भाग लगा देना है, तो ये -2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ भाग देंगे, छोटे वाले ब्रैकेट में 4 हो जाएगा, 8 चौके 32, 20 में से 32 गया, -12 से भाग लगा लिए, -2। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला जो 6 नंबर क्वेश्चन है ना, पाइप एंड सिस्टर्न्स का है। कह रहा है कि 2 पाइप P और Q, 2 पाइप है P और Q है।
पी जो है 37.5 मिनट यानी 37 गुना 74 एक 75/2 मिनट में 75/2। हाँ क्यू जो है 45 मिनट। ठीक, 37 गुना 74 एक 75/2 मिनट में, और क्यू जो है 45 मिनट में भर सकते हैं। दोनों क्या है, भरने वाले हैं। दोनों पाइप खुले हैं तो टंकी 30 मिनट में भर जाएगी यदि पाइप बी को डैश डैश मिनट बाद बंद कर दिया जाएगा। यानी कि ये पूछने का मतलब कह रहा है कि पाइप बी को कितने देर बाद बंद किया जाए कि टंकी 30 मिनट में भर जाए। सबसे पहले तो टोटल वर्क निकालिए, दोनों का एलसीएम ले लीजिए। 15 5 75 और 15 तिया 45, 225 हो जाएगा। आई थिंक 15 5 75 में 3 से 5 3 15 5 8 से 1 7 21 बाई 225 हो गया। इसका एलसीएम कितना हो गया, 225। तो ये 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक, इसमें भाग लगाएंगे तो 3 आएगा, 5 3 15 7 21 22, ये फिर 2 ऊपर जाएगा तो इसका क्षमता 6 हो गया, और इसका क्षमता कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक, 5 चौक 20। दोनों भरने वाले हैं, दोनों क्या हैं, भरने वाले हैं। तो ये बोला है कि 30 में, देखिए अब ये थोड़ा सा समझिएगा कि ये बी को कितने देर बाद, मान लीजिए यहाँ पे बी को बंद कर देते हैं ताकि ये 30 मिनट में क्या हो जाए, टंकी भर जाए। यानी कि ए इधर, यहाँ ए बी दोनों चल रहा है, यहाँ बी बंद हो गए तो इधर ए भी चल रहा है, यानी ए लगातार 30 मिनट तक चला है। देखिए कुछ नहीं है, ए जब 30 मिनट तक चला है तो पी है, पी क्यों है ना, बोला है कि पी और बी है, सॉरी ये पी है और ये क्या है, बी है। तो ये बोला है कि बी को, दोनों पाइप खुले हैं, यदि टंकी 30 मिनट में भरनी हो तो बी को कितने देर बाद बंद कर देना चाहिए। यानी कि पी लगातार यहाँ भी चल रहा है, यहाँ भी चल रहा है। ठीक, तब पी मतलब 6 से ये 30 मिनट तक चल रहा है तो 30 से गुणा कर दीजिए तो 36 18 180 हो जाएगा। तो 180 इसमें से अगर पी का घटा लेंगे तो बचा कितना, वही ना बी भरेगा, तो 5 की 5 ही हो जाएगा, 12 में से 8 गया 4 और ये कट गया। यानी कि 45 को बी भरा है तो कितने देर में भरा है, तो 45 को 9 से भाग लगा दीजिए, 5 से भाग लगा दीजिए तो 5 9 45, यानी कि 9 मिनट तक ये चल रहा है। कौन सा, बी टंकी। तो बोला क्या है कि 30 मिनट में भर जाए यदि बी को डैश डैश मिनट बाद बंद कर दिया जाए, तो 9 मिनट बाद बंद। एक दिन क्वेश्चन इस पे आया था तो ये बोला था कि अंतिम से कितने दिन पहले, कितने देर पहले जो है बंद करना होगा, लेकिन ये बोला है कितने देर बाद, तो ये बाद में बोला है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। पहले बोलता तो 30 में से क्या करते हैं हम, 9 घटा लेते हैं, आपको बताए थे। तो यहाँ पे तो कितने देर बाद, तो 9 मिनट बाद जो है हमें पी को बंद कर देना होगा। बात क्लियर, कोई दिक्कत इसमें। सबसे पहले टोटल वर्क लिए 225 हुआ, क्षमता निकाले, इसका क्षमता 6 हो गया, इसका क्षमता 5। ये टाइम्स का एलसीएम टोटल वर्क होता है और इफिशियंसी इससे भाग लगा देते हैं। ठीक, तो ये दोनों लगातार चल रहे हैं, 30 मिनट तक पी चल रहा है। बोला है कि बी को कितने देर बाद बंद करना है, तो पी का क्षमता 6 था तो 6 से 30 यानी 180 काम पी अकेला किया। तो क्यू जो है 45 काम किया है, कितने देर में, 9 मिनट में, अर्थात जो बी है, क्यू नहीं है, बी है, 9 मिनट बाद बंद करना होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला जो क्वेश्चन है ना 9 नंबर, मैथ से रिलेटेड है। किसी वृत्त के अंदर निर्मित एक षटकोण, षटकोण मतलब समषष्टभुज की बात कर रहे हैं, षटभुज। ठीक, समषटकोण और वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। देखिए जैसे ये वृत्त है तो बोला है कि इसके अंदर एक समषटकोण यानी समषष्टभुज, और उसके बाद बोला है कि वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए अगर हम इसके अंदर समषटभुज बना रहे हैं, जैसे समषटभुज, षटभुज बनाएंगे, षष्टभुज, समषष्टभुज, ये हो गया समषष्टभुज। ठीक, और इसके अंदर एक वर्ग भी बनाना है तो समषष्टभुज, ये वर्ग, सबसे पहले तो समषष्टभुज का अगर भुजा हम ए मान लेते हैं, और देखिए समषष्टभुज का भुजा अगर ए मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, पहले इसका एरिया हम लोग निकाल लेते हैं समषष्टभुज का। ठीक, तो समषष्टभुज का आपको पता होगा, जैसे मान लीजिए जब सभी शीर्ष को इसको जोड़ते हैं ना तो ये 6 गो समबाहु त्रिभुज बन जाता है, 6 समबाहु त्रिभुज। तो मान लीजिए कि इसका भुजा ए मानते हैं ना, तो ये ए सब ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, और इसका जो एरिया होगा, एरिया √3/4 a² इंटू 6 हो जाएगा, जो कि 1 2 3 4 5 6। कभी भी अगर समषष्टभुज का एरिया पूछा जाए तो 6 गुणे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और रेशियो,
अब बोला है कि एक वर्ग भी बनाना है, तो जब वर्ग बनाएंगे ना, देखिए ये वर्ग ऐसे बनेगा, वर्ग जो है ऐसे बनेगा, तो इस वर्ग का भी एरिया लेना है। तो ये जो 2a है ना, ये 2a a और a कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, चूंकि ये भुजा a हो गया, सब भुजा a था, तो ये 2a ना वर्ग का विकर्ण हो जाएगा। तो अब वर्ग का विकर्ण जहाँ दिया रहेगा ना, तो वर्ग का विकर्ण दिया रहेगा और एरिया पूछे ना, तो विकर्ण स्क्वायर बटा 2 हो जाता है, बस खत्म हो गया और कुछ नहीं। ये बात आपको अगर नहीं पता होगा तो लिख लीजिएगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में जब 6 से गुणा करेंगे तो समषष्ठभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। अगर वर्ग का विकर्ण दिया रहेगा तो विकर्ण स्क्वायर बटा 2 उसका एरिया हो जाता है। ठीक, अब कर लीजिए, सिंपल सी बात हो गई। यहाँ कितना हो जाएगा, देखिए विकर्ण स्क्वायर बट्टा 2 हो जाता है। ठीक, तो ये √3 बट्टा 4, √3/4 a स्क्वायर इंटू 6 अनुपात 2 दूनी के 4 a स्क्वायर बट्टा 2 हो जाएगा। तो ये देखिए, तो a स्क्वायर से a स्क्वायर खत्म हो जाएगा। ठीक, अब इस 2 से कटाएंगे तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा, फिर 2 से कटाएंगे तो ये 2 3 6 हो जाएगा, यानी कि जो हमारा रिजल्ट आएगा 3√3 अनुपात 4 हो जाएगा। तो अब देख लीजिए पहले किसको बोला है, मतलब दोनों का अनुपात कह रहा होगा तो कोई भी आगे पीछे हो सकता है, ना तो अगर ये ऑप्शन दिया होगा तो यहीं रहेगा। तो 3√3 अनुपात 4, तो 4 अनुपात 3√3, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। वर्ग को ये पहले रखा है तो 4 अनुपात 3√3 हो जाएगा, नहीं तो अगर षष्ठभुज को पहले रखा रहता तब 3√3 अनुपात 4 हो जाता है हमारा आंसर। बात क्लियर है आपको? कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए अंदर बन रहा हो, तो वर्ग के अंदर अगर समषष्ठभुज बन रहा है तो समषष्ठभुज तो कहीं भी रहेगा, उसका एरिया रहता है 6 गुणे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब वर्ग जो होता है, वर्ग का विकर्ण जो हो जाएगा इसके व्यास के बराबर हो जाएगा, यानी कि √2a का विकर्ण का होल स्क्वायर बटा 2। ठीक, तब कर लिए, यहाँ से कितना आ जा रहा है, 4 अनुपात 3√3 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा ना, कह रहा है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 4 है, बराबर कितना है, 4। तो कह रहा है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या होगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। देखिए ये तो आपको आइडेंटिटी ही बताए हुए थे एक दिन, और इस पे क्वेश्चन आया था कि ये जो होता है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ये बेसिक आइडेंटिटी होता है। तो जब इसको a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी तोड़ेंगे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा हो जाएगा। ठीक, और बराबर कितना है, 1। अर्थात ये दोनों ना इन्वर्स होता है। अगर ये 4 दिया है तो इसका मान जो हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, 1/4 यानी 0.25 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, कभी भी ये ध्यान रखिएगा कि ये सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर बराबर थीटा बराबर 1 होता है। तो इसको जब तोड़ेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होता है। अगर ये 4 होगा तो ये 1/4 हो जाएगा, अगर ये 5 होगा तो ये 1/5 हो जाएगा। तो ये 4 है तो ये 1/4, यानी ऑप्शन नंबर 0.25 ऑप्शन से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात क्लियर, कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका एक और ओ भाई रहता है क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होता है, तो इसका भी एक रिजल्ट हो जाता है, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1 होता है। ये दोनों एक ही बात हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला जो मैथ का क्वेश्चन है ना, 21 नंबर, बोला है कि 250 का 38% यानी प्रतिशत हटाते हैं तो नीचे 100 आ जाएगा। 0 से 0, 5 × 5 = 25, 5 × 10, 2 से कटाएंगे 19, 19 × 5 = 95 इज द राइट आंसर। ऑप्शन से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये आसान था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला जो 25 नंबर क्वेश्चन है ना, दिया हुआ है कि 19 × 23 बराबर 437। तो पूछा है हमसे कि 190 गुणे 0.023 बराबर क्या होगा। अब देखिए बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आ चुका है अभी। जैसे अभी पॉइंट को आप भूल जाइए, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1000 आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। ठीक, अब इस 0 से एक 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा हमारा। ये ऊपर हुआ 19 × 23, 19 × 23 बराबर कितना है, 431, यानी 431/100 हो जाएगा, यानी कि 4.31 इज द राइट आंसर। देख लीजिए ऑप्शन 4.37 है ना, 437 से क्या है, एक बार मिला लेंगे, 437 है, 31 नहीं है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 437, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 437, 4.37 हो जाएगा, 4.37
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात क्लियर, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला जो क्वेश्चन है ना 28 नंबर, मैथ का क्या है 25, 26, 27, 28 नंबर है। कह रहा है यदि ये एक द्विघात समीकरण दिया है कि 3x² माइनस ax प्लस 6 बराबर ax² प्लस 2x प्लस 2। ये क्या है? ये कह रहा है कि सिर्फ एक ही मूल हो तो a का धनात्मक मान क्या होगा। अब जैसे देखिए सबसे पहला काम आपको द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है, तो इसको इस रूप में हमें बदलना पड़ेगा। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax² प्लस bx प्लस c होता है, और इसका जब एक मूल होता है ना, तो एक मूल हो, केवल एक मूल हो तो कंडीशन होता है d इज इक्वल टू, डी का मान होता है b² माइनस 4ac, तो b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हो जाता है। यही कंडीशन होता है, एक हल होने के लिए कंडीशन है कि b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो आपको इस जो इक्वेशन है इसको इस रूप में बदलना होगा। कैसे बदलेगा देखिए, ध्यान दीजिए। जैसा ये x² है, इसको इधर लेके चले जाइए, 3x² में से ax² घट जाएगा, यानी x² कॉमन ले लेंगे तो ये 3 माइनस ax² हो जाएगा। ठीक, ऐसे हो जाएगा। फिर यहाँ ax है और ये इसके साथ घटेगा, x वाला x के साथ घटेगा, तो ये माइनस कॉमन हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 2x हो जाएगा। ठीक, और 6 में से 2 गया 4 हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। ये इक्वेशन हमारा बन गया। ठीक, ये बात समझे कि नहीं? 3x² में से ax² घटा दिए तो 3 माइनस ax² हो जाएगा, ये भी इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लिए तो ये a प्लस 2 हो जाएगा, x हो जाएगा, और 6 में से 2 गया 4। अब देखिए ये इस रूप में बदल गया, ax² प्लस bx प्लस c के रूप में बदल गया। तो एक हल होने के लिए b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब b का मान देखिए, इसमें b का मान कौन है? ये है a का मान हो जाएगा x² का गुणांक, ये b का मान हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? c का मान हो जाएगा। तो आप इस रूप में लिखिए b² माइनस 4ac। b² मतलब क्या? तो ये माइनस में भी, ये भी ध्यान रखना होगा कि माइनस a प्लस 2 है b का मान, तो इसका होल स्क्वायर b² माइनस 4a, a का मान कितना है? तो 3 माइनस a, और c का मान कितना है? 4, बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब इससे निकाल लीजिए a का मान, यही का तो मान पूछा है कि a का मान क्या होगा। इसको क्या करेंगे ना, सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए एक बात और थोड़ा सा सीख लीजिए, अब इसको सॉल्व करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो एग्जाम के व्यू से क्या करना होगा, ऑप्शन रख देना होगा, इसमें सबसे आसान हो जाएगा। ए का ही ना मान पूछ रहा है, तो ए का मान के लिए क्या करिए कि ऑप्शन रख दीजिए। जैसे ऑप्शन है 5, 4, 2, 3। अब रख के देखिए कौन रखने पे आ रहा है। ये तो माइनस हटा दीजिए, चूँकि माइनस का बर करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। देखिए 5 पहले रख लेते हैं, तो 5 2 7, 7 7 49 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ रखेंगे 5, तो 3 में से 5 जाएगा तो कितना होगा? 2, और 4 चौके 16 दूना 48, नहीं हो पाएगा। ठीक, अब 4 रख के देख लीजिए, तो 4 2 6 6 के 36 आ गया। अब यहाँ रखेंगे तो 3 में से 4 गया -1, ये -1 हो जाएगा, तो 4 चौके 16 एकम 16, ये भी नहीं है। 5 जरा रख के एक बार और देखिए, तो 5 2 7 7 7 49 हो जाएगा। यहाँ 5 रखेंगे तो 3 में से 5 गया तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो 4 चौके 16 दूना 32 हो जा रहा है, यानी कि नहीं आ रहा है। ठीक, 2 रख के देखिए, तो 2 दूनी के 4, 4 चौके 16 हो जाएगा, और 3 में से 2 गया 1, 4 चौके 16, यानी यही तो आंसर हो जाएगा आपका। ये 2 इज़ द राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक, 2। अब इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, 2 2 4, 4 चौके 16 हो जाएगा, और फिर यहाँ किए तो 3 में से 2 गया 1, और फिर 4 चौके 16, तो 16 में से 16 गया 0, सेटिस्फाई हो जा रहा है, तो आंसर हमारा 2 हो जाएगा। बात क्लियर आपका हुआ कि नहीं? देखिए एक बार और समझ लीजिए, ये जो इक्वेशन दिया था ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो कह रहा है कि इसका एक हल होगा तो इसके लिए ए का मान क्या होगा। तो सबसे पहले इसको एक साइड ला करके हम क्वाड्रेटिक ax² जो इसका बेसिक इक्वेशन होता है, ठीक, तो ax² प्लस bx प्लस c फंडामेंटल भी बोला जाता है, तो फंडामेंटल इक्वेशन के रूप में इसको तोड़े तो a का मान इतना हो गया, b का मान इतना, c का मान इतना। तो एक हल होने के लिए b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 करके निकाले तो a का मान हमारा क्या आ जा रहा है? 2000। अब यहाँ के बाद से इसको सॉल्व करते ना तो क्वाड्रेटिक बनता, बहुत लंबा जाता, तो इसके लिए हम बाय ऑप्शन रख लेंगे। क्या करेंगे? बाय ऑप्शन। जहाँ भी क्वाड्रेटिक आए तो आप बाय ऑप्शन रखिए, सबसे आसानी से हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए अगला जो क्वेश्चन है ना 30 नंबर क्वेश्चन है। 28 के बाद 30 नंबर ना न्यूमेरिकल से रिलेटेड है। देखिए इसको पढ़िए, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति n का मान दिया हुआ है। n इज इक्वल टू दिया, आवृत्ति को n से डिनोटेड किया जाता है। आवृत्ति एक बार लिख देते हैं ना कि दिया क्या है। आवृत्ति n बराबर दिया है कितना आपका, तो 4 किलो हर्ट्ज दिया है। इसको हर्ट्ज में हम बदल लेते हैं ना 1000 से गुणा करके। किलो हर्ट्ज को हर्ट्ज में बदलेंगे तो 4000 HZ हो जाएगा। 4000 HZ हो जाएगा। किलो हर्ट्ज को हम क्या किए, हर्ट्ज में बदल लिए, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि तरंग दैर्घ्य यानी कि लेमडा का मान दिया हुआ है। तरंग दैर्घ्य दिया हुआ है। तरंग दैर्घ्य कितना दिया है, तरंग दैर्घ्य इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक। तरंग दैर्घ्य यानी लेमडा, इसको शॉर्टकट में लेमडा बोला जाता है, ऐसे लेमडा, ठीक। तो तरंग दैर्घ्य लेमडा इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। तो ध्वनि तरंग द्वारा 3.2 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, ये पूछा हुआ है। तब एक बात देखिए, आपको पता होगा कि अब ये भी सेंटीमीटर में है ना, तो ये मीटर में होना चाहिए। ये किस में होना चाहिए, मीटर में। इसको 100 से भाग लगाना होगा, तभी हम लोग भाग लगा लेंगे। ऐसे चलिए भाग लगा ही देते हैं। पहले 40/100 यानी 0 से 0 कट गया। ये 4/10, चाहे 2 दूनी के 4, 2 पचे 10 हो जाएगा, यानी कि 2/5 मीटर कर लिए। अब एक बात आपको पता होगा कि v बेग इज इक्वल टू v जो होता है v तो बेग इज इक्वल टू n लेमडा होता है, n लेमडा। तो अब रख लीजिए n का मान कितना है 4000 इंटू लेमडा का मान कितना है 2/5 आ गया है, 2/5। तब कटा दीजिए इसको, 5 से कटेगा तो 5 8 40 हो जाएगा, यानी कि 8 दूना 1600 मीटर स्क्वायर हो गया, मीटर हो गया। 1600 भी है ना, तो 1600 मीटर ये वाला, हाँ ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा बेग। तो अब क्या बोला है आपका, मीटर पर आवर हो जाएगा ना, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। एन लेमडा है ना, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। तो ये बोला है आपसे ना, स्पीड है कि 3.2 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो समय बराबर हो जाता है ना, देखिए समय बराबर दूरी बटा चाल। समय हो जाएगा 3.2 किलोमीटर को जब मीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुणा कर लेंगे तो ये पॉइंट हट के यहाँ हो जाएगा। अब बट्टा 1600 से भाग लगा दीजिए, तो 16 दूना 3200 यानी कि 2 सेकेंड का समय लग जाएगा। ऑप्शन से देख लीजिए 2 सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ तो एक बार समझिए, देखिए ध्यान से समझिए थोड़ा सा। सबसे पहले हम क्या किए हैं ना कि जो आवृत्ति n दिया हुआ है 4 हर्ट्ज दिया हुआ था ना, किलो हर्ट्ज दिया था तो उसको हर्ट्ज में बदल लिए, ठीक। उसके बाद जो तरंग दैर्घ्य दिया हुआ था 40 सेंटीमीटर, मीटर में बदल लिए 2/5 सेंटीमीटर होगा। बेग इज इक्वल टू v इज इक्वल टू n लेमडा होता है, ये फॉर्मूला आपको पता होगा, v इज इक्वल टू n लेमडा। तो इसके तहत हम बेग निकाल लिए हैं, यहाँ पे 1600 मीटर पर सेकेंड आ जा रहा है। तो समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी 3.2 किलोमीटर दिया था तो 1000 से गुणा करके मीटर में बदल लिए और 1600 से भाग लगा दिए, तो कितना आ जा रहा है 2 सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 35 नंबर है, बोला हुआ है कि 36, 72 तथा 126 का HCF निकालना है कि HCF क्या होगा। अब देखिए HCF जो होता है ना, सबसे बड़ा फैक्टर जिससे तीनों कट जाए। जैसे 36 से ये दोनों कट जा रहा है बट ये नहीं कट रहा है। अब 18 से तोड़ के देखें ना, 18 दूना 36, 18 चौक 72, 18 7 126, तो 18 इसका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। सबसे बड़ा फैक्टर 18 है जिससे तीनों कट जा रहा है। ये भाग विधि से निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, इतना छोटा है कि, ठीक। तो हमारा 18 हो जाएगा आंसर, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला जो 36 नंबर क्वेश्चन है ना, कह रहा है, पढ़िए पहले क्वेश्चन कि पीटर नगर ए से आता है और पाल नगर बी के रहने वाला है। वे एक ही समय एक ही मार्ग से एक दूसरे शहरों के लिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं। वे रास्ते पर कहीं मिलते हैं और यात्रा जारी रखते हैं। पाल ने मिलने के बाद पीटर को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए 13.5 घंटा लगता है, जबकि पाल को जो है पीटर के शहर तक पहुंचने में 6 घंटा लगता है। अगर पीटर की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है तो पाल की चाल कितना होगा। देखिए थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये जो क्वेश्चन है ना, ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या करेंगे। देखिए अप्रोच, सबसे अच्छा अप्रोच क्या,
मतलब 1 सेकेंड में बनाने का अप्रोच, तुरंत देखते देखते बना लीजिएगा। पहले तो समझिए आप क्वेश्चन। जैसे पीटर यहाँ से चला है, पीटर यहाँ से चला है और पॉल यहाँ से चला है, दोनों रास्ते में मिले हैं। तो अब पीटर चला जा रहा है इसके घर, ये पीटर यहाँ से चला है ए से पीटर, और यहाँ से पॉल चला है, ठीक। तो पीटर यहाँ से चला है और यहाँ दोनों मिले हैं, ये पॉल यहाँ से चला है, ये इसके यहाँ चल जा रहा है, ये इसके यहाँ चल जा रहा है, ठीक। तो इसको यहाँ जाने में और इसको यहाँ आने में देखिए कितना समय लगता है, ये दिया हुआ है। कह रहा है कि वे रास्ते में मिलते हैं और यात्रा जारी रखते हैं। पॉल के मिलने के बाद पीटर को गंतव्य स्थान तक पहुंचने में इसको जाने में यहाँ 13.5 घंटा लगता है पीटर को, और पॉल को कितना लग रहा है, 6 घंटा लग रहा है, ठीक, 6 घंटा। अब बोला है कि यदि पीटर की गति 30 दिया हुआ है, ये जो पीटर का गति था ना, इसका स्पीड यहाँ दिया हुआ है, स्पीड ऑफ पीटर, पीटर का स्पीड, ये स्पीड दिया है ना पीटर का, कितना दिया है 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर। तो कह रहे हैं ना कि पॉल की गति क्या होगा। देखिए थोड़ा सा ध्यान देंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना कि दोनों मिलते हैं, ये इसके शुरुआती बिंदु तक, ये इसके शुरुआती बिंदु तक चला जाता है, तो इसका एक रूल होता है ना कि दोनों के चालों का अनुपात, यानी कि दोनों के चालों का अनुपात जो हो जाएगा ना, यानी पीटर का चाल, पीटर का, और ये हो जाएगा किसका, पॉल का। तो इन दोनों का जो स्पीड होता है ना, स्पीड, इसका वर्गमूल हो जाएगा और उल्टा हो जाएगा टाइम का रेशियो। अब यहाँ ये स्पीड का रेशियो है, ऐसे लिख दीजिए ना, इसके स्पीड को x मान लीजिए, इसका तो दिया है ना 30, चाहे इसको x मान लीजिए और इसको क्या मान लीजिए, y मान लीजिए, पॉल को y मान लीजिए। तो जो x/y हो जाएगा ना, x/y √T2/T1 हो जाएगा, T2/T1। यही इसका फॉर्मूला होता है बनाने का, कि जो दोनों के चालों का अनुपात होता है समय के अनुपात का उल्टा और इन्वर्स हो जाता है। जैसे ये पीटर का चाल दिया हुआ है 30 और पॉल का चाल नहीं दिया हुआ है, y बराबर √, इसका समय कितना दिया है, अब ये 6 ऊपर चला जाएगा, T2/T1 हो जाता है, तो 6/13.5 हो जाएगा, 13.5। ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक। अब कटा लीजिए इसको, 5 दूना 10 हो जाएगा, इसको कटाएंगे 5 से, तो 5 दूना 10, 5 7 35 हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 9 27 हो जाएगा। देखिए कितना आसान हो गया, 30/y बराबर 2 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, 2 से कटाएंगे 15, यानी 15 × 45 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, 45 किलोमीटर पर आवर जो हो जाएगा पॉल की चाल हो जाएगा। ऑप्शन से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो चाल का जो रेशियो होता है समय का इन्वर्स भी हो जाएगा और समय किस में हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। इस तरह का बहुत क्वेश्चन पूछा हुआ है एसएससी रेलवे दोनों में, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला जो क्वेश्चन है ना कि गूथे हुए आटे में चीनी और आटा का अनुपात। देखिए चीनी और आटा, शुगर और फ्लोर, ऐसे चीनी और आटा ही लिख देते हैं। चीनी और आटा का रेशियो कितना है, तो 2:7 है, ठीक। कह रहे हैं कि इस गूथे हुए आटे में 9 किलोग्राम में जॉन ने कुछ और चीनी मिला दिया, तो इसका अनुपात 2:5 हो जाता है, 2:5 हो जाता है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, बहुत आसान है। तो पूछा क्या आपसे कि जॉन ने बाद में कितनी चीनी मिलाई। देखिए ये 2:7 के अनुपात में पहले था और 9 किलोग्राम इसका वजन था पहले, जिसमें से जॉन ने कुछ चीनी मिला दिया। तो ये चीनी जब ऐड कर रहा है, यहाँ पे चीनी मिला रहा है, जब चीनी ये मिला रहा है तो आटा की तो मात्रा सेम होगी, तो आटा की मात्रा को सेम कर लिया जाता है। इसमें यही एक आपका बनाने का तरीका है बेस्ट, कि जिसको नहीं मिलाएंगे, जैसे इसमें चीनी मिलाए हैं तो चीनी की मात्रा अलग होना चाहिए, आटा की मात्रा सेम होना चाहिए। तो इसको सेम करने के लिए 7 5 को सेम करने के लिए ऊपर वाले को 5 से, नीचे वाले को 7 से गुणा कर लेंगे, तो 5 दूना 10:35 हो जाएगा, और इधर आते हैं तो 7 दूना 14:35 हो जाएगा। अब देखिए ये 14 और 10 और 35 कितना, 35 और 10 45 हो गया। तो 45 यूनिट का मान 9 kg दिया हुआ है, 45 यूनिट का मान 9 kg, तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा 9/45 हो जाएगा, यानी कि 9 × 45, 1/5 kg हो जाएगा 1 यूनिट का मान। तो ये कितना मिलाया हुआ है, यहाँ पे देखिए चीनी कितना मिला। अब इसका मात्रा नहीं हो जाएगा, ये चीनी कितना मिलाया, तो 4 यूनिट मिलाया, तो 4 यूनिट का निकालेंगे तो 4/5 यानी कि 0.8
केजी मिला रहा है। 0.8 केजी मतलब अगर ग्राम में दिया होगा तो 800 ग्राम मिला रहा है। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, 800 ग्राम में ही दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। बात क्लियर हुआ कि नहीं? देखिए फिर से समझिए, जैसे चीनी मिला रहे हैं तो आटा की मात्रा सेम होनी चाहिए, जो मिलाएंगे उसको छोड़ करके शेष की मात्रा सेम होनी चाहिए। तो यहाँ चीनी मिला रहे हैं तो आटा की मात्रा सेम होना चाहिए। तो 7 5 था तो इसको 5 से गुणा करिए, इसको 7 से सेम कर लिए, तो 4 यूनिट यहाँ पे चीनी मिलाया है। ये टोटल मात्रा 45 हो गया। 45 का 9 केजी दिया था तो 1 यूनिट का वैल्यू 1/5 हो गया। तो 4 मिलाया तो 4 का वैल्यू 0.8 केजी यानी कि 800 ग्राम हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला जो क्वेश्चन है ना कि चंद्रमा की सतह पर एक लकड़ी का भार जो दिया हुआ है ना, भार जो दिया हुआ है ना 300 न्यूटन है। ठीक, तो बोला है कि पृथ्वी के सतह पर उस लकड़ी का भार क्या होगा। पृथ्वी के सतह पर पूछ रहा है, पृथ्वी के सतह पर भार पूछा हुआ है। ये कहाँ पे है? चंद्रमा पे है। अब देखिए चंद्रमा के सतह पर और पृथ्वी के सतह पर जो जी का मान होता है इसका 1/6 यहाँ होता है, 1/6 यानी इसका 6 गुना यहाँ होता है। तो भार भी 6 गुना बढ़ जाएगा। भार क्या होगा? 6 गुना। देखिए एक दिन हाई जंप वाला क्वेश्चन आया था, तो जितना यहाँ पे हाई जंप कर रहे होंगे उसका 6 गुना यहाँ पे हाई जंप करेंगे चंद्रमा पे। क्योंकि जब हाई जंप करेंगे तो यहाँ जी का मान वीक होता है ना, तो हम ज़्यादा ऊंचा फानेंगे। लेकिन भार जो होगा ना यहाँ पे ज़्यादा होगा। भार कहाँ होगा? पृथ्वी पे ज़्यादा होगा। जैसे 300 न्यूटन अगर चंद्रमा पे है तो पृथ्वी पर हो जाएगा 300 गुणे 6 यानी कि 1800 न्यूटन हो जाएगा। अब एक बात यहाँ पे और ध्यान देखिए, द्रव्यमान और भार पूछेगा तो दोनों में अंतर हो जाएगा। भार जब पूछेगा तो ये 6 गुना हो जाएगा, बट द्रव्यमान फिक्स रहता है। द्रव्यमान कहीं भी जाएंगे तो आपका द्रव्यमान नहीं चेंज होगा, जो भार होता है वो चेंज हो जाएगा। जैसे चंद्रमा पे भार है 300 तो पृथ्वी पे 1800 न्यूटन हो जाएगा। द्रव्यमान पूछेगा तब अपरिवर्तित रहता है। बहुत बार क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है। तो ये हमारा 1800 न्यूटन 6 गुना हो जाएगा, तो छतरी 1800 न्यूटन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, अब देखिए केजी में अगर रहेगा तो अपरिवर्तित होगा, ये ध्यान रखिएगा। केजी में रहेगा अपरिवर्तित, न्यूटन रहेगा तो भार रहेगा आपका, तो भार बदल जाएगा, 6 गुना हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला जो हम लोग का मैथ का क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर है 49। कह रहा है कि 3 संख्या का औसत 6 है, यदि पहली 2 संख्या का औसत 5 है और अंतिम 2 संख्या का 8। देखिए 3 गो संख्या है x y z और इन तीनों का औसत दिया है, तो योग क्या होगा? x + y + z बराबर 6 है तो छतरी 18 हो जाएगा। संख्या में हम औसत से गुणा करेंगे तो योग निकल जाएगा। अब कह रहा है कि पहली 2 संख्या का औसत 5 है, यानी x y का औसत 5 है तो x + y = 10 हो जाएगा। 5 दूना 10। ठीक, अब कह रहा है कि पहली 2 संख्या का औसत 5 है और अंतिम 2 संख्या का औसत 8 है, यानी कि y + z = 8 दूना 16 हो जाएगा। ठीक, अब पूछा क्या है आपसे बताइए। तो तीनों संख्या निकाले, बहुत सिंपल है। जब इसको हम लोग क्या करेंगे ना, इसमें से x + y + z बराबर 18 है, तो अगर x y का मान 10 आया है तो ये जब घटा देंगे तो z का मान 8 हो जाएगा। और y + z का मान 16 आया है, y z का मान 16, तो x का मान क्या निकल जाएगा? 18 में से 16 गया 2 हो जाएगा। तब y का मान बताइए आप क्या हो जाएगा? 8 2 10 और 8 18 हो जाएगा। 8 2 10 8 18, तो 8 8 16 2 18, यानी x का मान 8 हो गया, y का मान नहीं, x का मान 2 हो गया, y का मान 8 हो गया, z का मान 8 हो गया होगा। तो 2 8 8 आपका आंसर हो जाएगा। 2 8 8 यानी ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। आसान सा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला जो क्वेश्चन है हम लोग का 50 नंबर ना, ये दिया है -8 गुणे। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा सुधार लेंगे आप, यहाँ माइनस छूट गया है, यहाँ पे बीच में क्या रहेगा? माइनस रहेगा, इसको सुधार लीजिएगा। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, इस बड़ा ब्रैकेट को तोड़ दीजिए, तो ये 7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 और 2 9 हो जाएगा यहाँ पे। और 36 में 9 से भाग लगाएंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा। उसी तरह से अब यहाँ आएंगे तो पहले गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 5 3 15, यानी कि 19 में से 15 जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पे कितना आ जा रहा है, -8 गुणे 4, और ये ब्रैकेट में था ना तो पहले इसको गुणा कर लेते हैं। -8 चौके 32 हो जाएगा। अब भागे 4 चौके -16 हो जाएगा। तब देखिए माइनस माइनस खत्म हो जाएगा और 32 में आप 16 से भाग देंगे तो 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2 देख लीजिए, मिला लीजिए, 2 इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आसान सा क्वेश्चन था, यहाँ सुधार लेंगे, यहाँ माइनस था, क्वेश्चन में माइनस छूट गया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है ना, डाटा से रिलेटेड है। 51 नंबर कह रहे हैं कि दिए गए डाटा के आधार पर शहर ए का
साक्षरता प्रतिशत निकालना है। शहर ए का साक्षरता प्रतिशत, तो देखिए शहर ए में टोटल 150 लोग साक्षर हैं। दोनों यहाँ पे 150 दिया था, ये मिसप्रिंट हुआ था, इसको सुधार लेंगे। ठीक, ये 2 जगह आज मिसप्रिंट हो गया है। ये 50 रहेगा तभी ना, 50 और 150 कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो साक्षरता प्रतिशत बोला हुआ है, साक्षरता प्रतिशत निकालना है आपका। देखिए आसान है, साक्षरता प्रतिशत निकालना है। तो टोटल 150 लोग साक्षर है, किस में से, 200 में से। प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर लेंगे, 2 0 से 2 0 खत्म, 2 से घटाएंगे कितना हो जाएगा, 75% इज द राइट आंसर। ऑप्शन से मिला लीजिए। देखिए ऑप्शन किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ए इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है 53 नंबर मैथ का दिया हुआ है। ठीक, कह रहा है कि 2.3/5 का व्युत्क्रम लिखना है। तो व्युत्क्रम मतलब उल्टा, जैसे x का इन्वर्स हो जाएगा ना 1/x, व्युत्क्रम या इन्वर्स एक ही होता है, यानी उलट देना है। तो पहले पूर्णांक तोड़कर उल्टेंगे, जैसे 5 दूना 10 3 13/5 हुआ ना, तो इसका जो व्युत्क्रम होगा, व्युत्क्रम वो हो जाएगा आपका 5/13, और यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से देख लीजिए, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, एक इक्वेशन दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस ax प्लस बी, इसका शून्यक, शून्यक मतलब कि हल, x का मान। तो इसके शून्य जो है दिया हुआ है कि 3 और 4 है, 3 और 4 है, तो a और b का मान निकालिए। तो देखिए शून्यक ये 3 और 4 है ना, तो जब इसको शून्यक को इसमें रखेंगे ना, तो ये इसको सेटिस्फाई कर लेगा, यानी 0 के बराबर कर लेगा। तो x बराबर पहले 3 रखिए इसमें, तो 3 3 के 9 माइनस 3a प्लस b इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये एक इक्वेशन मिल जाएगा कि -3a प्लस बी इज इक्वल टू -9 हो जाएगा। अब इसको जब रखेंगे तो 4 चौके 16, जब इसमें ये x बराबर 3 रख लिए, अब x बराबर जब 4 रखेंगे तो ये 4 चौके 16 माइनस 4x, 16 माइनस 4a हो जाएगा, अब प्लस b इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये हो जा रहा है आपका कितना, -4a प्लस b इज इक्वल टू -16 हो जाएगा। अब इसको हल कर लीजिए। बोला है कि a और b का मान क्या होगा, तो माइनस कर देते हैं इसको, साइन चेंज करेंगे तो ये साइन घटाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा और b कट जाएगा, यानी a इज इक्वल टू 4a में से 3 हो जाएगा। तो a बराबर कितना हो जाएगा, तो 9 7 16 हो जाएगा, यानी कि 7 हो जाएगा। अब कहीं भी रख दीजिए a का मान, तो b का भी मान निकल जाएगा। जैसे इसी में रखेंगे तो 7 चौक 28 और 16 में से 28 जाएगा, तो ये b का मान निकल जाएगा आपका। ठीक, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7 चौक 28 हो गया ना, तो 28 में से 16 घटा लेंगे तो ये 12 हो जाएगा आपका, कितना, 12। तो आंसर हो जाएगा 7 और 12, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। a का मान 7, b का मान 12 हो जाएगा। तो ये किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो b इज़ द राइट आंसर। देखिए अब 12 7 दिया है तो ये नहीं होगा a नंबर में, यानी कि 12 7 दिया है तो 12 b का मान है ना, तो ये बाद में रहेगा। a b का मान पूछा है क्रमशः, तो a का मान 7 हो जाएगा और b का मान 12 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी 7 12। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला जो 65 नंबर क्वेश्चन है ना, कह रहे हैं कि 1000 रुपये की राशि 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1000 रुपये की राशि है और 1331 रुपये हो जाता है, यानी कि ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट हो जा रहा है कितने साल में, 3 साल में। अब देखिए जब भी दर अगर निकालना हो ना, तो बहुत आसानी से निकलेगा। जैसे ये 3 साल में जो हो जा रहा है 1000 से 1331 हो जाता है, ये रेशियो दिया हुआ है 3 साल का। ये कितने साल का है, 3 साल का। तो जब 1 साल का निकालना, जैसे 2 साल का दिया रहे, 1 साल का निकालना रहेगा तो वर्गमूल निकालेंगे, अब 3 साल का रहेगा तो घनमूल निकालेंगे। तो 100 का घनमूल 10 हो जाएगा और 11 का घनमूल 11 हो जाएगा, 1331 का। तो 1 साल में कितना बढ़ा ना, वही दर कहलाता है। जैसे 1 बढ़ा है तो 10 पर कितना प्रतिशत बढ़ा है, तो 0 से 0 कट जाएगा, 10%, यानी 10% ही रेट कहलाएगा। 1 साल में जितने परसेंट वृद्धि होती है वही दर कहलाता है। तो 1 साल में 10% की वृद्धि होती है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 10। फार्मूला की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला जो क्वेश्चन है 70 नंबर दिया हुआ है और ये आपका न्यूमेरिकल से रिलेटेड है। कह रहा है कि यदि किसी वस्तु के वेग इसके प्रारंभिक वेग से दोगुना कर दिया जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ½ mv² होता है, ½ mv²। तो जब इसका जो वेग है ये दोगुना कर देंगे,
जैसे वेग 2 गुना कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो जाएगा। जैसे मान लीजिए इसको आप ये अभी कांस्टेंट समझिए, इसको जैसे 2 गुना करिएगा तो 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4 गुना, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा 4 गुना। जब वेग 2 गुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। इसमें दिया है n गुना हो जाता है, तो n का मान क्या हो जाएगा 4 गुना, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। ठीक, क्लियर, कुछ दिक्कत नहीं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला जो क्वेश्चन है ना, 2250 रुपये की राशि 3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितना ब्याज मिलेगा। अब देखिए ये समय यहाँ पे छूट गया है ना, तो समय आप 2 साल लगा लीजिएगा, टाइम यहाँ पे कितना 2 ईयर लगा लेना है। तो SI इज इक्वल टू PRT कर दीजिए ना आसानी से, 2250 इंटू 3 इंटू 2/100, 0 से 0 कट गया, 2 से कटाएंगे 2 5 10, 5 से कटाइए 5 चौको 20, 5 5 25 हो जाएगा, यानी 45 5 3 15, 4 3 12 1 13, यानी 135 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन से देख लीजिए तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। टाइम छूट गया था, 2 साल बना लेंगे, मिसप्रिंट हुआ था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला जो क्वेश्चन है ना, दो संख्याओं का गुणनफल 0.324 है। यदि एक संख्या 1.2 है तो दूसरी संख्या, अब देखिए दो संख्या जैसे x और 1.2 इज इक्वल टू इतना हो गया, तो x का मान निकालना होगा तो 0.324 में 1.2 से भाग लगा लीजिए। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1000, ये पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 से 0 कट जाएगा, 12 से कटा दीजिए, 12 दूना 24 और 12 साते 84, यानी 0.27 इज द राइट आंसर हो जाएगा। 0.27 ऑप्शन से देख लीजिए तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बात क्लियर, कोई दिक्कत इसमें। यहाँ गुणनफल दिया हुआ था तो भाग लगा दिए, यानी कि 0.27 ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक, तो टोटल 75 तक में इतना सारा मैथ का और न्यूमेरिकल का क्वेश्चन हम लोग एक एक जो है क्वेश्चन पूरे डिटेल किए। ठीक, तो उम्मीद कर रहे हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए, ताकि जितने भी आपके दोस्त लोग हैं ज़रूरतमंद जो हैं उनको मिले और वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाए। ठीक, तो चलिए हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में सेट नंबर 9 के साथ। ठीक, तो अपना ध्यान रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। ठीक, बाय, टेक केयर।